जंग ने बहुत कुछ छीन लिया, पर कुछ लोग उस छीनती हुई हवा में भी बीज बो देते हैं। साल 1920, उत्तरी ईरान। कैस्पियन सागर की उत्तरी हवा ठंडी और भारी थी। पहाड़ियों से लिपटी हुई धुंध पुरानी गलियों में सोए हुए नामों को जगाती थी। वहां एक छोटा गांव था, सफीदन। यह कोई बड़ा शहर नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों वाले कुछ घर, एक पुरानी चाय खाना और दूर तलक फैले खुबानी के बाग जो अब उजड़ चुके थे। रहिया, एक युद्ध विधवा, सुबह देर से गांव पहुंची थी, थक चुकी थी, लेकिन सिर्फ पैरों से नहीं, यादों से। उसने एक पुराना सूटकेस पकड़ा था जिसमें एक मटमैली चिट्ठी, कुछ सूखी गुठलियां और एक पतला रेशमी रुमाल था। वो अपने पति फरहाद की पैतृक हवेली में पहुंची, जिसकी दीवारें अब काई से ढकी थीं। झरोखे में लटका पीतल का घंटा टूटकर जमीन में गिरा पड़ा था। रहिया को वो रात अब भी याद थी जब उसके पति की चिट्ठी आई थी। अगर मैं ना लौटूं, फरहाद ने लिखा था, तो इन खुबानी की गुठलियों को हमारी मिट्टी में रोप देना, ताकि जब तू मुझे याद करे, मैं किसी शाख से तुझ पर झुक जाऊं। वो चिट्ठी अब पुरानी हो गई थी, पर उसकी स्याही अब भी सांस लेती थी। हवेली वीरान थी, चारों ओर धूल, टूटे बर्तन और चुप्पी। रहिया ने दरवाजा नहीं खोला, बस अपने कंधे से ढके रुमाल को थोड़ा कस लिया। उस रात वो बाहर आंगन में लेटी आसमान की ओर देखती रही। सिर्फ एक पेड़ का सपना था उसे। अगले दिन रहिया सुबह बहुत जल्दी उठी। उसने अपनी चादर कसकर ओढ़ी और पुराने आंगन की दरारों में बैठ गई। हवेली अब भी चुप थी, लेकिन उस चुप्पी में एक हल्की उम्मीद की खड़खड़ाहट थी, जैसे कोई बीज भीतर से दरवाजा खटखटा रहा हो। उसने एक मिट्टी का कटोरा निकाला, उसमें पानी भरा, फिर फरहाद की गुठलियां एक एक करके गीली मिट्टी में रख दी। रहिया जब पहली बार बाग में गई, हाथ में कटोरा और कांसे की छोटी सी खुदाई वाली कुदाल थी। गांव के कुछ बच्चे चुपचाप दीवार के पीछे से देख रहे थे। ये कौन है? वो फरहाद की बीवी है, जिंदा है अभी तक, गुठलियां बो रही है, पागल हो गई लगती है। एक औरत जो पास की खिड़की से देख रही थी बोली, ऐसे वक्त में कौन पेड़ बोता है? खाना नहीं है, पानी नहीं है, और ये? रहिया रोज सुबह उठती, चुपचाप गुठलियों को देखती, थोड़ा पानी देती और वापस चली जाती। कोई अंकुर नहीं फूटे, सिर्फ धूप और धूल। एक दिन इतनी गर्मी थी कि मिट्टी झुलस गई। रहिया के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने पानी देना नहीं छोड़ा। ना उसने लोगों की बातें सुनी, ना उनकी हंसी। रात में वो अपने कमरे में अकेली बैठती, फरहाद की चिट्ठी पढ़ती, फिर से मोड़ती और तकिए के नीचे रख देती। कभी कभी वो खुद से बातें करती, तू वादा करके गया था, मैं निभा रही हूं, सुन रहा है ना फरहाद? और फिर वो चुप हो जाती। चुप्पी में सिर्फ एक उम्मीद की सांस चलती थी, जैसे कोई बीज अंधेरे में फुसफुसा रहा हो, मैं फूटूंगा, बस थोड़ा और। एक सुबह जब रहिया मिट्टी को देखने गई, उसने देखा
वहां पर मिट्टी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जैसे नीचे से किसी ने सर उठाने की कोशिश की हो। वो हंसी नहीं, वो रोई। उसके गालों पर धूल और आंसू मिले हुए थे। उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया। जब मिट्टी उभरी थी, रहिया हर दिन वहीं बैठती। धीरे धीरे वहां एक नन्ही सी पत्ती निकली, 2 कोमल पंखों जैसी। वो हरे रंग की नहीं, हल्की हल्दी जैसी थी, जैसे सूरज में भी संकोच हो। रहिया ने हाथ जोड़े बिना कुछ कहे। किसी मंदिर का घंटा नहीं बजा, लेकिन हवा में शांति की घंटी थी। 2 दिन बाद वही बच्चे जो पहले दीवार के पीछे से हंसते थे, अब चुपचाप आकर खड़े हो गए। बीबी जान, ये क्या है? रहिया मुस्कुराई नहीं, बस बोली, ये पेड़ है, खुबानी का, तुम्हारे जैसा छोटा। बच्चे झुककर देखने लगे। इसमें फल आएगा? जरूर, अगर इसे तुम लोग रोज सलाम करने आओ। बच्चों ने सिर हिलाया। अब वे रोज आने लगे। रहिया ने एक पुराना कपड़ा छांव के लिए टांग दिया। वो मिट्टी को छूती, बच्चों को बताती, मिट्टी को अगर तुम इज्जत दो तो ये फूल देती है। बच्चों ने पहली बार किसी को मिट्टी के बारे में इतनी नरमी से बोलते सुना। अब उनका खेल का अड्डा वही पेड़ बन गया। गांव की औरतें अब खिड़की से झांककर फुसफुसाने लगी। उस रहिया के पास अब बच्चे बैठते हैं। हमारी लड़की तो दिन भर घर में चुप रहती है, वो बीबी जान से मिलने जाने लगी है। रहिया अब सिर्फ अकेली विधवा नहीं रही, वो फिर से बीबी जान बनने लगी थी। एक दिन किसी बच्चे ने कह दिया, अगर ये पेड़ बड़ा हुआ तो हम झूला डालेंगे। रहिया हंस पड़ी। इतने दिनों बाद ऐसी हंसी जो हवा में देर तक तैरती रही, जैसे उस पेड़ ने उसकी हंसी चुपचाप अपने भीतर खींच ली हो और वादा किया हो, अब तुम अकेली नहीं हो। वो अप्रैल की एक सुबह थी। ठंडी हवा में हल्की धूप थी। रहिया हमेशा की तरह अपने पेड़ के नीचे बैठी थी, जब उसने कुछ अलग देख। एक हल्का गुलाबी फूल, बहुत छोटा पर बहुत चमकदार। वो फूल नहीं था जैसे कोई पुराने जख्म पर पट्टी हो। फरहाद, उसके होठों से बस यही निकला। उसी दोपहर गांव में एक ऊंट गाड़ी आई। एक पतला सा आदमी उतरा, थोड़ा थका हुआ पर आंखों में चमक थी। वो चाय खाने में जाकर बैठा और बोला, क्या यहाँ कोई बाग है? मुझे फल चाहिए, कोई देसी चीज। गांव के एक बूढ़े ने इशारा किया, जाओ उस तरफ जहां बच्चे बैठे हों, वहां एक औरत है, रहिया बीबी। नसीर पेड़ के पास पहुंचा। बच्चे हंस रहे थे और रहिया मिट्टी में कुछ लगा रही थी। सलाम बीबी जान, उसने झुककर कहा। मैं लाहौर से आया हूँ, बेकरी चलाता हूँ, खुबानी की टिकिया बनाता हूँ। रहिया चौंकी नहीं, बस सिर हिलाया। अभी सिर्फ फूल है, फल आने में वक्त लगेगा। नसीर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, इंतजार की कीमत सबसे मीठी होती है। वो बैठ गया। दोनों बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर नसीर बोला, अगर आपकी इजाजत हो तो जब फल आए हम कुछ बना सकते हैं। टिकिया, हलवा, चटनी। रहिया बोली, नाम क्या रखोगे? नसीर मुस्कुराया,
रहिया की मिठास। पेड़ के फूलों से नीचे एक पंख गिरा। उस शाम गांव में बात फैल गई। रहिया के पास कोई व्यापारी आया था। वो उसके पेड़ से मिठाई बनाएगा। कुछ ने ताने मारे, अब ये औरत व्यापार करेगी। लेकिन कुछ जवान लड़कियों ने कहा, क्यों नहीं, बीबी जान सिखा सकती है हमें। अब हर हफ्ते बच्चे पुराने बोतलें लाते। लड़कियां रेशमी कढ़ाई में रहिया की मिठास का लेबल बनाती। रहिया अब सिर्फ पेड़ वाली औरत नहीं रही, वो एक मिसाल बन गई। गांव के बाहर एक पुरानी रेल लाइन थी। बचपन में फरहाद ने रहिया से कहा था, एक दिन यहां से ट्रेन गुजरेगी और मैं टिक टिक के साथ लौटूंगा। वो ट्रेन तो ना आई, लेकिन अब वहां स्टेशन बन रहा था। नसीर को खबर लगी। उसने रहिया से कहा, बीबी जान, हमें अपनी मिठास उस रेल पर चढ़ानी होगी। रहिया चुप रही, फिर धीरे से बोली, फरहाद का सपना था। पेड़ पर पहली बार कच्ची खुबानी लगी, नन्ही हरी पीली सी। बच्चों ने ताली बजाई, लड़कियों ने गीत गाया। रहिया ने पहली खुबानी नसीर को दी। बेकरी में नहीं, अपने दिल में रखो पहले। नसीर ने रहिया के आंगन में एक छोटी सी रसोई बनाई। मिट्टी के चूल्हे, पीतल की कढ़ाई और छत पर धूप में सूखती खुबानियां। बच्चियां मदद करती। नसीर शहद, इलायची और गुलाब जल मिलाता। बीबी जान, जब ये टिकिया बनेगी कोई इसे भूल नहीं पाएगा। रेल खुली, पहला इंजन आया, बच्चों ने फहराया। रहिया की मिठास एक डिब्बा गांव के नाम से भेजा गया, काजविन, तेहरान, तबरेज। स्टेशन मास्टर ने कहा, ये वो मिठास है जो किसी औरत की चुप मेहनत से बनी है। कुछ हफ्तों बाद नसीर एक चिट्ठी लाया। तेहरान के बाजार से ऑर्डर आया है। वो 200 बोतल रहिया की खुबानी चटनी मंगवाना चाहते हैं। बच्चे ताली बजा रहे थे, लड़कियां नाच रही थीं। रहिया एक कोने में बैठी थी, हाथ में फरहाद की चिट्ठी और आंखों में आंसू। अब वो गांव सिर्फ युद्ध का भूला पन्ना नहीं था, वो एक मिठास की कहानी था। लड़कियां व्यापार सीखती, बच्चे बागवानी सीखते और रहिया वो सिर्फ चुपचाप देखती, जैसे कोई पेड़ अपने फल झुकाकर सबको छाया देता है। अब गांव की बच्चियां रहिया को बीबी जान नहीं, दादी जान कहकर बुलाने लगी थी। वो खुद नहीं जानती थी कि कब ये रिश्ता बदल गया। अब बाग में सिर्फ पेड़ नहीं थे, छोटे छोटे क्यारियां, फूल, बेलें और एक छतरी वाली पाठशाला। रहिया ने कहा, तुम्हें सिर्फ मिठाई बनानी नहीं है, हिसाब रखना है, बातें लिखनी है, किताबें पढ़नी है। नसीर ने टीन की छत वाला एक छोटा कमरा बनवाया। दीवार पर लिखा गया, फरहाद लाइब्रेरी, उम्मीद का घर। एक दिन नसीर ने कुछ लिखा और रहिया को पढ़कर सुनाया। यह किताब है, रहिया और खुबानी का पेड़। रहिया चौंकी, मैं कोई कहानी कैसे हो सकती हूँ? नसीर मुस्कुराया, क्योंकि तुमने मिट्टी से मिठास उगाई और ये किताब हर बच्चे को बताएगी कि उम्मीद उगाई जा सकती है। उस साल खुबानी बहुत मीठी थी। बच्चों ने पहला फल तोड़कर रहिया के हाथ में दिया। ये दादी जान का फल है। रहिया ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रोज आकर देखा प्यार से। एक सुबह रहिया उठी, चुपचाप पेड़ के नीचे बैठी। हवा बहुत हल्की चल रही थी। फूलों की खुशबू
हर तरफ थी। उसी दिन दो चीजें हुई। एक, रहिया की शांत विदाई, कोई आंसू नहीं, बस मुस्कान। दो, पेड़ पर एक नई डाली फूटी जिस पर दो पंछी बैठे थे। अब उस गांव को लोग रहिया गांव कहते हैं। पेड़ अब भी खड़ा है, नीचे बैठकर बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां बिजनेस चलाती हैं, नसीर अब बुजुर्ग है। लेकिन किताब हर साल दोबारा छपती है। रहिया ने सिर्फ बीज बोए थे, लेकिन उसकी कहानी अब भी हवा में तैरती है, जैसे खुबानी के पेड़ पर छाया देती पत्तियां, खामोश लेकिन अमर।